हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में साक्षी नाम की हिंदी किताब है और ये एक क्लास 7th की किताब है। आपके मन में आएगा कि भाई आखिर कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। तो चैप्टर का नाम अभी पीछे दिखेगा, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। आप सब देख रहे हैं चैनल, उसका नाम है न्यू एज कोचिंग। किताब का नाम है साक्षी क्लास 7। और ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट वीडियो है। तो चलो मैं आपको चैप्टर का नाम दिखाता हूँ। ये है बूढ़ी काकी। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर को समझने जा रहे हैं डिटेल में। ओके, तो ये बातें मैं अब हटा देता हूँ, कहानी शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न तो कोई चेष्टा ही शेष थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन आखिर ये बूढ़ी काकी हैं कैसी? तो बूढ़ी काकी इस तरीके की हैं। आप देख सकते हो कि बूढ़ी काकी बिस्तर पर लेटी हुई हैं, साथ में एक बच्ची बैठी हुई है और बाकी अगल बगल में एक दो बच्चे खेल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा और इस किताब में लिखा हुआ था कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो बहुधा ये शब्द आप समझ रहे हो क्या? तो बहुधा के लिए हम लोग बोलेंगे अधिकतर, ऐसे समझेंगे, ज़्यादातर। बचपन का पुनरागमन, पुनरागमन रिविजिट है ना, कि कोई चीज़ आपके जीवन में दो बार आती। तो ऐसा लोग कहते हैं कि भाई बच्चों और बूढ़ों का स्वभाव एक जैसा होता है। तो हम लोग इसमें एक बूढ़ी काकी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी ने अक्सर अपने कहानियों में हमारे समाज के अलग अलग रूप के बारे में, गांव में जो भी जीवन होता है उसके बारे में, लोगों के जीवन में जो कुछ भी व्यतीत होता है उसके बारे में बड़ी सरलता से सरल शब्दों में लिखा हुआ है। तो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बूढ़ी काकी का जीवन कैसा है। काकी किसे कहते हैं? आमतौर पर काकी का मतलब लोग समझते हैं ताई के साथ में, या चाची कहते हैं, उन्हीं को काकी कहते हैं ना। तो ये कहानी बूढ़ी काकी के बारे में है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद है ना, मतलब अब उनके जीवन में कुछ खास बचा नहीं रह गया था, बस उन्हें थोड़ा सा स्वाद की बात, कि हाँ कुछ मीठा खाने को मिले, कुछ अच्छा खाने को मिले, ऐसे ही कुछ बातें जीवन में बची हुई रह गई होंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास एक्टिविटी के लिए करने को कुछ खास नहीं होता, लोग भी उन्हें घर के किनारे एक कोने में रख देते हैं और वो धीरे धीरे अपना बचा हुआ जीवन बिता रहे होते हैं, जिंदगी काट रहे होते हैं। हालांकि ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ पर्पस होना चाहिए और घर के लोगों को भी उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता भूमिका तो घर के काम में हो ही सकती है। तो बूढ़ी काकी के मन में खाने के स्वाद के अलावा कोई चेष्टा, है ना, चेष्टा का मतलब होता है प्रयास करना, वो बचा हुआ नहीं था, और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। तो बच्चों, आप जानते हो जो छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल के बच्चे जिन्हें बोलना नहीं आता, तो वो जब भी अपने पेरेंट्स का या किसी और का अटेंशन चाहते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं। यहाँ पर भी वैसी ही बात है कि बूढ़ी काकी जो है वो अक्सर रो करके ही अपनी दुख के बारे में लोगों को बताती हैं और उनका रोना सुन करके लोग उनके पास में चले आते हैं। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। तो ये स्थिति है बूढ़ी काकी की, है ना। वो ज़्यादा अच्छे से न चल सकती हैं, है ना, न उठ करके इधर उधर जा सकती हैं, उनको बैठने में भी दिक्कत है, तो आमतौर पर लेटी रहती होंगी, चारपाई पर पड़ी रहती। और यदि घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के विरुद्ध करते या फिर भोजन का समय टल जाता था या उसकी मात्रा कम होती या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थीं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ना कि उनकी तकलीफ़ का कारण क्या क्या हो सकता था, कि अगर घर का कोई आदमी उनकी बातों के विरुद्ध कोई दूसरी बात करे,
उनकी इच्छा का ख्याल न रखे, या जो उनका खाने का समय है जिसमें उन्हें भूख लगती है, खाना उन्हें देर से मिले, या वो जितना खाना चाहती हैं उसकी मात्रा कम होती होगी तो भी। और ये भी कि अगर बाज़ार से कोई चीज़ आती है, जैसे आजकल की बातें कह लो, तो बाज़ार से अगर समोसा आता है, खस्ता कचौड़ी आती है, कोई मिठाई आती है, कोई नमकीन आती है, केक आता है, पिज़्ज़ा आता है, तो उसमें वो बूढ़ी काकी अपना हिस्सा मेरा मतलब है उन्हें भी वो चीज़ चाहिए था। जैसे बिल्कुल बच्चों के मन में होता है ना कि बाज़ार से जो भी चीज़ आए तो मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, और ऐसा अगर नहीं होता था तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। तो कैसे रोती थी वो? वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। गला फाड़ कर रोने का मतलब है खूब जोर से रोना, है ना, तेज आवाज़ में रोना। इतनी तेज आवाज़ में रोना कि जैसे आसपास के मोहल्ले वाले पड़ोसी आकर के पूछने लगें कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बूढ़ी काकी के बारे में, कि आखिर बूढ़ी काकी कौन हैं, उनके परिवार में कौन कौन से लोग थे और क्यों उनका ऐसा हाल था। तो देखो लिखा है कि उनके पति को स्वर्ग सिधारे। स्वर्ग सिधारने का मतलब मर जाना। तो बूढ़ी काकी के जो हस्बैंड थे वो काफ़ी समय पहले मर चुके थे। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे, है ना। तो बूढ़ी काकी के बेटे तो थे, लेकिन तरुण होने का मतलब होता है युवा, है ना, यंग एज में ही, युवा अवस्था में ही वो किसी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मर गए थे उनके बच्चे। तो उनके पति नहीं थे, उनका बेटा भी नहीं था। अब कौन था? तो एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। भतीजा समझते हो ना आप? हाँ, तो चाचा का जो लड़का होता है उसे भतीजा कहते हैं। नहीं, अपने भाई का लड़का। तो बूढ़ी काकी ने अपने भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। संपत्ति लिख देने का मतलब क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना, उसकी मालकियत ट्रांसफ़र कर देना, ज़मीन, बिल्डिंग, खेत उसके नाम कर देना। तो बुद्धिराम ने सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सभी वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है बूढ़ी काकी का, कि बूढ़ी काकी के हस्बैंड मर चुके थे, उनके बेटे भी जवान होते ही किसी न किसी वजह से मर चुके थे। तो उनके परिवार में और कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई के लड़के, है ना, भतीजा, उसके नाम पर अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे का नाम था बुद्धिराम, बुद्धिराम नाम था, है ना। और देखो क्या लिखा है कि जब बूढ़ी काकी अपना सारा ज़मीन जायदाद बुद्धिराम के नाम लिख रही थी, तो बुद्धिराम ने खूब सारा प्रॉमिस किया होगा कि काकी मैं आपका ऐसे ख्याल रखूँगा, वैसे ख्याल रखूँगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा, जीवन भर आपके स्वास्थ्य का, खाने पीने का, सुख सुविधा का ख्याल रखूँगा। लेकिन ये तो बस कहने की बातें थीं। तभी तो लिखा है कि लंबे चौड़े वादे किए थे। और वे सब के सब वादे कैसे थे? कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में आएगा कि दलाल, तो दलाल ब्रोकर्स को कहते हैं, है ना। ब्रोकर्स वो ऐसे होते हैं ना कि वो दोनों ही पक्ष से पैसे खाते हैं, उनका अपना कुछ नहीं जाता, दोनों तरफ से फायदे के पैसे खाते हैं। और सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े सपने दिखाना, है ना, कि मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा ऐसा कुछ सपने दिखाना। ठीक है। अच्छा, तो ये बूढ़ी काकी ने अपनी जो ज़मीन जायदाद बुद्धिराम के नाम किया था, वो कितनी थी भाई? वो इतनी तो ज़रूर थी कि उससे साल भर में अच्छी खासी इनकम आ जाती होगी, और जिससे एक परिवार के एक बंदे का खाना पीना, इन सब चीज़ों का खर्चा तो आराम से चल ही जाए। लेकिन बुद्धिराम ने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन यही तो बात है इस कहानी में कि वो बूढ़ी काकी का उतना ख्याल रखता नहीं था, है ना। अक्सर बूढ़ी काकी को कई बातों से दुख हुआ करता था, उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता था। तो इसी से संबंधित
एक विशेष प्रसंग है यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ परिवार में जो लड़के थे, लड़के का मतलब कौन? बुद्धिराम के लड़के। तो लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष शब्द का क्या मतलब है? तो आप देख सकते हो कि द्वेष, द्वेष का मतलब होता है बैर, दुश्मनी, है ना, चिढ़ना, ये होता है इसका मतलब। तो आमतौर पर घर में जो लड़के होते हैं वो बड़े बुजुर्गों का उतना रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, कभी कभी उनका मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यही लिखा है यहाँ कि फिर जब माता पिता का यह रंग देखते, माता पिता का कैसा रंग? माता पिता का मतलब है बुद्धिराम और उनकी वाइफ रूपा। इसमें आप पढ़ोगे कि वे दोनों के दोनों अक्सर बूढ़ी काकी का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे, तो इसी वजह से उनके बच्चे जो थे वो भी बूढ़ी काकी को ज़्यादा सम्मान नहीं देते थे, है ना। वे बूढ़ी काकी को और अधिक सताया करते थे, थोड़ा बहुत टॉर्चर करना, चिढ़ाना, परेशान करना। कैसे चिढ़ाते थे, कैसे सताते थे? तो कोई चुटकी काट कर भागता, है ना, ऐसे चुटकी काट लेना, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। ओहो, ये तो बड़ी गंदी बात है। ऐसे में काकी चीख मार करके रोती। भाई किसी के शरीर पर कोई मुंह से कुल्ला करके पानी फेंक दे तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, और वो घर में घर के लोगों के ऊपर में तो गलत बात है। परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वे खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो कुछ वर्ड मैं इनसर्किल कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको अभी बताऊँगा। तो बुद्धिराम के लड़के काकी का ख्याल नहीं रखते थे, परेशान करते थे, चुटकी काट लेते थे, पानी का कुल्ला कर देते थे। ऐसे में काकी चीख मार करके रोती थी, है ना, अपने दुख को जताने के लिए, अपनी परेशानी को दिखाने के लिए। लेकिन घर के सारे लोग जानते थे कि भाई वो जब भी रोती हैं काकी तो क्यों रोती हैं? खाने के लिए रोती हैं। तो घर का कोई भी सदस्य उनके संताप का मतलब है दुख, और आर्तनाद पर, है ना। आर्तनाद का मतलब क्या है? आर्तनाद का मतलब है दुख भरी पुकार, है ना। इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। सब समझते थे कि अच्छा रो रही हैं, चलो उनको भूख लगी होगी इसीलिए वो रो रही हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। अच्छा, अब आगे इस सेक्शन में आप देखो नीचे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को समझाना है कि वृद्ध लोगों को स्नेह एवं सम्मान देना चाहिए। तो ये तो मोरल लेसन की बात है, ये कहानी के आखिर में मैं एक बार आपको बताऊंगा ही, है ना। क्यों सम्मान देना चाहिए? कि माता पिता के त्याग एवं बलिदान से ही बच्चे सफलता प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों को ये भी जानना चाहिए कि वृद्धावस्था जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, यह लगभग सभी मनुष्यों के जीवन में आता है, अतः वृद्धों की उपेक्षा और अपमान नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये बात तो बिल्कुल सही बात लिखी है ना। हम सभी बच्चे थे, हम सभी युवा होंगे और हम सब एक न एक दिन बूढ़े होंगे। तो इस कहानी में आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से एक बूढ़ी महिला को कष्ट का जीवन भोगना होता है और कैसे परिवार के लोग उनका उतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, उन्हें उतना प्यार नहीं करते, उनकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं करते। इसी चीज़ को डिटेल में समझाया गया है। तो जो लोग भी बूढ़े लोगों का सम्मान नहीं करते उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे, मैं भी, आप सारे लोग। आगे बढ़ते हैं कहानी में। संपूर्ण परिवार में, संपूर्ण समझ सकते हो, होल फैमिली। यदि काकी से किसी को अनुराग था, अनुराग का मतलब होता है प्रेम होना, प्रेम में जिसमें लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। तो काकी से किसको अनुराग था, किसको प्रेम था? तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी, है ना। बुद्धिराम की छोटी बेटी, उसका नाम लाडली है इसमें, ओके। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठ करके खाया करती थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे दोनों भाई थोड़े से नटखट शैतान हैं, तो जैसे वो दादी को परेशान करते होंगे शायद लाडली को भी परेशान करते होंगे। तो उन दोनों के डर से लाडली अक्सर अपने हिस्से की मिठाई, चबैना का मतलब हो गया भूजा वगैरह,
या जो भी छोटी मोटी खाने की चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह, वो बूढ़ी काकी के पास में बैठ कर के खाया करती थी। वो बूढ़ी काके से थोड़ी बहुत गप्पें लड़ाती होंगी, थोड़ी सी खाने की चीज़ें शेयर करती होंगी, है ना। बूढ़े लोगों को क्या चाहिए, उन्हें अटेंशन चाहिए कि हाँ कोई उनसे प्यार से बात करे, तो इस मामले में लाडली उनका ख्याल रखती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार का मतलब क्या होता है, बचने की जगह। किससे बचने की जगह, दोनों भाइयों से बचने की जगह, है ना। यहाँ पर आकर के वो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। लोलुपता का मतलब क्या है, लोलुपता का मतलब है लालच। लालच, है ना। ओके। तथापि भाइयों के अन्याय, अन्याय आप समझते हो ना, इनजस्टिस, की तुलना में कहीं सुलभ थी। आसानी से यहाँ पर वो अपना दादी के साथ में बैठ जाया करती थी। तो इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। किन दोनों में, काकी और लाडली में। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति थी। काकी को परिवार का प्यार, सम्मान, स्नेह नहीं मिलता था। उसके भतीजे, उसकी वाइफ का बच्चे भी तंग करते थे, और लाडली को उसके दोनों भाई तंग करते होंगे। और हर परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि घर में लड़कों को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है, और कई बार उनकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। अब आगे की कहानी में बढ़ते हैं कि रात का समय था। जिस दिन की कहानी है उस रात की बात हो रही है। तो कैसा समय था, रात का समय। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। तो बच्चों जानते हो शहनाई कब बजती है, जब घर में कोई मंगल कार्यक्रम हो रहा होता है ना। किसी का जनेऊ हो, कोई पूजा हो, कोई शादी वगैरह हो, कोई शुभ काम हो रहा हो, तो अक्सर ऐसा होता था। पहले के समय में शहनाई बजा करती थी। आजकल तो बस लोग शहनाई वाला कोई MP3 फाइल बजा देंगे मोबाइल से शहनाई, शहनाई का नाम याद आता है तो बिस्मिल्लाह खां का भी नाम याद आता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के बहुत अच्छे वादक रहे हैं। तो बुद्धिराम के द्वार पर, दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो गांव में बच्चों का झुंड, तो ये कहानी का बैकग्राउंड गांव का है, गांव के फैमिली की कहानी है। तो स्वाभाविक है शहनाई बज रही थी, तो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, देखने के लिए गांव के बच्चे वहाँ इकट्ठा होकर के देख रहे होंगे, विस्मयपूर्ण, है ना, आश्चर्यजनक नज़रों से कि अरे क्या होने वाला है, क्या बात है। और वे सब के सब खड़े होकर के गाने का रसास्वादन कर रहे थे। रसास्वादन का मतलब मजा लेना, चखना, टेस्ट करना। ओके। सो आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया था। तिलक, तिलक सबसे तो आम तौर पर लोग समझेंगे कि माथे में चंदन लगाया जाता है, वो तिलक। लेकिन ये तिलक माथे का चंदन वाला तिलक नहीं है। शादी से पहले जो तिलक नाम का त्यौहार होता है, मेरा मतलब रिवाज है, शादी के पहले का रिवाज, है ना। जिसमें क्या होता है कि भाई वधू पक्ष के, बहू पक्ष के परिवार के लोग आकर के, और जो वर लड़के का पक्ष है उसके यहाँ आकर के काफ़ी सारा फल फूल मिठाई और गिफ्ट में देने के लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं। और ये एक तरह से ये होता है कि भाई हाँ अब शादी तय हो गई, है ना, पक्की बात हो गई। तो यह उसी का उत्सव था। बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम की शादी की तिलक का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। तो भाई शादी ब्याह का मौका था, तो गांव में महिलाएं गाती ही हैं। और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त थी। रूपा कौन है, रूपा बुद्धिराम की माँ है। बुद्धिराम की माँ है नहीं, बुद्धिराम की बहू है, वाइफ है बुद्धिराम की वाइफ।
का नाम रूपा है ना। तो इस कहानी में जो लीडिंग कैरेक्टर्स के नाम हम लोगों ने सुने, तो बूढ़ी काकी का नाम नहीं लिखा है बूढ़ी काकी, उनका जो भतीजा है बुद्धिराम, बुद्धिराम की वाइफ का नाम रूपा, और बुद्धिराम की जो बेटी है उसका नाम लाडली है। बुद्धिराम के बेटों का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो बुद्धिराम की वाइफ रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध, अरेंजमेंट करने में, व्यवस्था करने में व्यस्त थीं। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। भट्ठियाँ आप समझ सकते हो, आजकल तो गैस वाले चूल्हे होते हैं, इंडक्शन चूल्हा होता है। गांव में मिट्टी के चूल्हे होते थे और उसमें लकड़ी जला जला करके बड़े बड़े चूल्हों पर कड़ाहा, है ना, वो चढ़ाया हुआ था। तो एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। तो भाई ये जो भोज वगैरह में सब्जी होती है वो थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग ही होता है, बड़ा अच्छा सा होता है, दूर से उसको खुशबू आती है क्योंकि उसमें खूब सारे मसाले वगैरह डाले जाते हैं। आगे लिखा भी है कि घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो गांव में उत्सव, त्यौहार या शादी हो, तिलक हो, जनेऊ हो, तो भोज जो होता है तो इसी तरह से खाना बनाया जाता है। तो ये सारा कुछ जब हो रहा था तो बूढ़ी काकी कहाँ थी, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर हैं। तो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी और खाने की ये सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। तो खाने की ये सुगंध उन्हें बेचैन क्यों कर रही होगी, तो कहानी की शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बूढ़ी काकी के जीवन में अब एक ही चीज़ बचा रह गया था कि तरह तरह के खाने का स्वाद, खाने को लेकर के कि ये खाना कितना अच्छा लगेगा, ये खाना कितना अच्छा लगेगा, खीर कितनी मीठी होती होगी, ये सारा कुछ। तो ये, और हम लोगों ने ये भी सुना कि भाई जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो स्वभाव होता है काफ़ी हद तक बच्चों के जैसा होता है। तो खाने की ये सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। उनका जी कर रहा होगा कि कैसे इतनी बढ़िया चीज़ जो पक रही है, मसालेदार सब्जी और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ खाने को मिले। वो मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई। उनके मन में क्या क्या बातें चल रही थी कि अरे इतनी देर हो गई, कोई उनका खाने का सामान लेकर के क्यों नहीं आया, मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं। ये सारी बातें बूढ़ी काकी के मन में चल रही थी। उन्हें लग रहा हो कि भाई इतनी बढ़िया चीज़ पक रही है, कोई लेकर के क्यों नहीं आया। तो यह सोचकर उन्हें रोना आया। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि बूढ़ी काकी अपना सारा एक्सप्रेशन रो रो करके ही बताती थी। रोना आया, लेकिन वो रोई नहीं। क्यों नहीं रोई, परंतु अपशकुन के डर से वो रो ना सकी कि भाई घर में शादी ब्याह की बात हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, इतने सारे गेस्ट वगैरह आने वाले हैं, ऐसे में मैं रोऊंगी तो लोग क्या समझेंगे, इसे लोग अपशकुन, बैड लक की बात समझेंगे। वो रो नहीं सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, मन में उनको दिखने लगा, वो कल्पना करने लगी, इमेजिन करने लगी, खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम, और वो खस्ता होंगी। कचौड़ियों से अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर के देखती, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। ये सारे ख्याल आ रहे थे बूढ़ी काकी के मन में। तो जैसे ही ये जो आखिरी ख्याल आया कि भाई एक पूड़ी हाथ में लेकर के जरा देखती, तो उनके मन में रहा नहीं गया और सोचा कि क्यों ना जहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं उसी कड़ाही के पास जा कर के देख ही लूँ। तो ये निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे क्रॉल करती हुई, रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी, है ना। तो ये उनके चलने के बारे में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बूढ़ी काकी के सारे शरीर के अंग अच्छे से काम नहीं करते, वो पैरों पर अच्छे से खड़ी नहीं हो सकती, खुद से चल नहीं सकती, तो बैठ बैठ करके घिसट घिसट करके जैसे छोटे बच्चे जाते हैं, वो कड़ाह के पास में आ गईं। अब यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। सम्मुख, सामने, है ना। तो भाई कड़ाह के सामने में आकर के बैठ गईं और देखा कि उनके सामने में पूड़ियाँ तली जा रही हैं, निकाली जा रही हैं। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, उनका पेशेंस जवाब दे रहा होगा कि कैसे उन्हें ये खाने को मिल जाए। लेकिन देखो क्या होता है कि बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय
कार्यभार से, कार्यभार आप समझ सकते हो ना, वर्कलोड, खूब सारा काम से परेशान थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती तो कभी भंडार में जाती। भंडार वो जगह होती है जहाँ पर सामान रखे हुए होते हैं, है ना। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, है ना, परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब जब घर में इस तरह का कुछ उत्सव हो, आयोजन हो, शादी हो, तिलक हो, तो बहुत सारा काम रहता ही है। अब इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी, है ना। तो जल उठना यहाँ पर मुहावरा है, क्रोध से जल उठना, है ना। काकी काकी को नहीं, रूपा को, बुद्धिराम की वाइफ को गुस्सा आ गया होगा कि भाई इस समय में तो ये बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में वहाँ पर बैठे रहना चाहिए था, वो यहाँ क्या आ गई, अब उनका कौन ख्याल रखे, कौन केयर करे। क्रोध रुक न सका और जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, मेढक केंचुए पर कैसे झपटता है, खाने को, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार, ऐसा कहा। इसका मतलब है कि जब रूपा वहाँ पर पहुँची होंगी तो बूढ़ी काकी जो कढ़ाई के सामने में बैठी थी, काकी के हाथ में एक पूड़ी रही होगी, शायद उन्होंने उठा लिया होगा हाथों से। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाई उन्हें कंट्रोल नहीं हो रहा था, और ये देख करके रूपा गुस्सा होकर के बोलती हैं कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार। कोठरी में बैठते बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। ये सारे ताने मारे बूढ़ी काकी को रूपा ने, बुद्धिराम की वाइफ ने। अब बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई और न बोली। क्या करती बेचारी, चुपचाप रेंगती हुई, जैसे वो धीरे धीरे घिसट घिसट कर चलती हुई आई थी, वैसे ही वो रेंगती हुई अपने कमरे में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, है ना। तो गांव में तो भोजन ऐसे ही होता है, लोग नीचे ज़मीन पर किसी चीज़ को बिछा करके बैठते हैं पंक्तियों में, और उनके सामने में पत्तलें हैं, दोने वाले जो पत्तल होते हैं, है ना। सॉरी। तो आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर के पश्चाताप कर रही थी, पश्चाताप, रिपेंट, कि कोई गलती हो गई, गलती तो हो ही गई थी ना, कि मैं क्यों चली गई, है ना। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। अब फील हो रहा था बूढ़ी काकी को कि ओहो गलती हो गई, मुझे सब्र करना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था, बाद में तो मेरे लिए खाना आता ही। तो सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर लेंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे। ऐसा ही होता है हर घर में, किसी पर्व त्यौहार में, आयोजन में सबसे पहले मेहमानों को खिलाने पिलाने की पूरी व्यवस्था की जाती है, उसके बाद घर के लोग आखिर में बैठ करके खाते हैं। तो ये बातें चल रही बूढ़ी काकी के मन में कि मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी, ऐसा मन में सोचा बूढ़ी काकी ने। लेकिन देखना ये है कि क्या सचमुच में ऐसा होता है, क्या सचमुच में बूढ़ी काकी और धीरज रख पाती हैं, या घर के लोग उन्हें समय पर खाना खिलाते हैं कि नहीं, है ना। ओके, तो हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो मन ही मन विचार कर वह बुलावे का इंतज़ार करने लगी, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप मन में इंतज़ार करो तो समय काटे नहीं कटता, ऐसा लगता है ना जैसे कि समय की सुई धीरे धीरे घूम रही है, समय धीरे धीरे बीत रहा है। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। उन्होंने सोचा होगा कि भाई थोड़ी नींद आ जाएगी, घंटे 2 घंटे, इतने में समय बीत जाएगा, तो कोई ना कोई खाना लेकर के आ ही जाएगा। तो लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी अपना मन बहलाने को। और जब उन्हें ये फील हुआ कि भाई मुझे गाते गाते देर हो गई, तो सोचने लगी कि क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया ना कि जब आप मन में
किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो तो समय कम बीतता है, धीरे धीरे बीतता है, ऐसा फील होता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था बूढ़ी काकी के मन में। ऐसा क्यों हो रहा था कि भाई एक तो उनको पूड़ियों के स्वाद की महक आ गई थी और उनकी खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो कढ़ाई के पास में चली गई थी। तो इंतज़ार करते करते वो मन में सोच रही हैं। तो ये देखो सीन है जहाँ पर वो मन में सोच रही हैं कि किस तरीके से ये बाहर में लोग खा रहे होंगे। ये कल्पना करने वाला इमेजिनेशन का पिक्चर है, काकी की कल्पना। किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है ना, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, ऐसा सोचा काकी ने। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या पता ना बुलाए। ये बातें चल रही हैं बूढ़ी काकी के मन में। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। अब फिर से उनका सब्र जवाब दे रहा था, तो वो चलने को तैयार हुई। यह विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगीं। स्वादेंद्रियाँ का मतलब क्या है? टेस्ट बड्स। हम लोगों के टंग पर टेस्ट बड्स होते हैं, है ना, और जीभ का काम है स्वाद लेना। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबे है ना, मंसूबे का मतलब है कल्पना, इमेजिनेशन। अब मन में फिर से वो सारी बातें चलने लगीं। क्या क्या चलने लगी देखो, कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने या चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मैं मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। ये सारी बातें फिर से चलनी शुरू हो गई बूढ़ी काकी के मन में। फिर से उनका मन बेसब्र हो रहा है। फिर से मन में ये चल रहा है कि कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी पूड़ी सब्जी खीर ये सारी चीज़ें खाने को मिलें। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सड़कती हुई फिर से आंगन आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। मतलब देखो, तो गांव में अगर इस तरह का कोई उत्सव आयोजन होता है, तिलक शादी पूजा के वगैरह की बात होती है, तो पूरे गांव के लोग आते हैं खाने के लिए। और गांव के लोगों का मतलब हो गया 200-300 लोग। तो यही है, बूढ़ी काकी के मन में दुर्भाग्य वाली बात है कि अरे ये कितना बैड लग है कि अभी भी मेहमान मंडली बैठी हुई है और सबके सब खा रहे हैं। कोई खा करके उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी तक खा रहे हैं या नहीं। ये ऐसा होता है ना कि जब गांव में लोग भोज खाते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि कोई उसे ये ना कहे कि वो अभी इतनी देर तक खा रहा है। फिर ये भी होता है कि अभी दूसरा खा ही रहा है तो मैं पहले कैसे उठ जाऊं, मेरा तो अभी और भी खाने का मन है। ऐसा हो रहा था। अब इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कहाँ जा पहुंची? जहाँ पर मेहमान लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, है ना, उस लाइन में जा कर के वो बैठ गई। अब देखो क्या होगा यहाँ पर। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। क्रोध से तिलमिला उठने का मतलब आप समझते हो ना, बहुत तेज गुस्से में आना। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए, अब वो काकी खड़ी तो हो नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, तो घसीटते हुए अंधेरी कटोरी में ला करके धम से पटक दिया। ओहो हो, ये तो बड़ा बुरा किया बुद्धिराम ने, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाई सब के सब भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। भाई मेहमानों ने कर लिया, घर के लोगों ने कर लिया, जितने भी लोग हेल्प करने आए थे, असिस्टेंट थे, बाजा वाला, धोबी, नाई सब के सब खा लिए, लेकिन अभी तक बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। जबकि आज बूढ़ी काकी का ये हाल था कि उन्हें खाने की खुशबू से और अच्छे खाने के बारे में पता होने के बाद से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता
के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अब देखो, बुद्धिराम और रूपा ये दोनों के दोनों बूढ़ी काकी को पनिश करना चाहते थे, पनिशमेंट देना चाहते थे। अब इसमें निर्लज्जता वाली क्या बात हो गई कि बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, तो एक बार वो कढ़ाई के पास चली गई थी और दूसरी बार वो जहाँ पर मेहमान पंक्तियों में बैठ कर के खा रहे थे वहाँ चली गई थी। उनके बुढ़ापे और दीनता पर किसी को दया न आई। ओहो, एक अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। तो आप देख रहे हो ना कि घर के लड़कों के बारे में कोई बात नहीं लिखी है, वो तो बूढ़ी काकी के बारे में सोचते ही नहीं थे। घर के गार्जियन बुद्धिराम और रूपा ये दोनों आज नाराज़ हो रहे थे बूढ़ी काकी से, और उन्होंने मन बना लिया था कि आज तो बूढ़ी काकी को खाना देना नहीं है, ऐसा कुछ दंड देना है। उनके बुढ़ापे पर और उनकी दीनता मतलब कमज़ोर स्थिति पर किसी को दया नहीं आई। लेकिन बुद्धिराम की जो लड़की थी लाडली, उसके मन में दादी को लेकर के फीलिंग थी। वो सोच रही थी कि ओहो, दादी के साथ इस तरीके की बात हो रही है, ये अच्छा नहीं है। उसके मन में दादी के प्रति प्रेम था, आदर था, दया की भावना थी। तो उसे ख्याल था दादी का। तो लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये जो महिला हैं काकी, वो लाडली की दादी ही लगेंगी, है ना, क्योंकि वो उसके पिताजी की काकी थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर के उन्हें धैर्य देना चाहती थी, है ना, परंतु माँ के डर से न जाती थी। तो ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग्स है लाडली के मन में काकी को लेकर के। वो सोचती थी कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि कोई बूढ़ी काकी को जल्दी से खाने की चीज़ें, पूड़ियाँ वगैरह नहीं दे रहा है। उसके मन में डर भी था। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई अभी तक, उसने खाया नहीं था, बचा हुआ था। उन पूड़ियों को काकी के पास में ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, इम्पेशेंट हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी और पूड़ियाँ देख करके कैसी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। ये सब बातें चल रही थी लाडली के मन में। रात के 11 बज गए थे। ओहो, तो ये तो वाकई काफ़ी देर की बात है, रात का 11 बज जाना। हाँ, 9 बजे 10 बजे, गांव में तो 9 बजे तक सभी लोग खा पी चुके होते हैं, 10 बजे तक तो 9 बजे ही सब लोग सो जाते हैं। तो रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी, है ना। लाडली के मन में चल रहा था कि अरे कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुश होंगी काकी जब वो पूड़ियाँ खाएंगी। जब लाडली को विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई हैं, बुद्धिराम की वाइफ सो गई हैं, तब वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था। तो ये सारी बातें अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाडली के मन में रात के 11 बजे क्या चल रहा था, और इससे पिछली बात में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को मेहमानों की पंक्तियों में से हाथ पकड़ करके घसीटते हुए ला करके उनकी कोठरी में पटक दिया था, और कोई भी इनको खाना वगैरह देने के बारे में पूछ नहीं रहा था। और अब ये सीन है कि रात का 11 बज चुका है, सब लोग खा पी करके सो चुके हैं, और सिर्फ लाडली को ख्याल आ रहा है बूढ़ी काकी के बारे में। तो ये याद आ रहा था बूढ़ी काकी को कि कैसे बुद्धिराम ने उसको पकड़ करके घसीटा था, और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वो मूर्छित हो गई। तो बुद्धिराम ने जब घसीट करके ला करके बूढ़ी काकी को पटका था, ये उसी सिचुएशन को लिखा गया है कि जब ऐसे आकर के कोठरी में पटक दिया था तो वो मूर्छित हो गई थी। मूर्छित होने का मतलब क्या है? फेंट, बेहोश हो जाना, फेंटेड।
जब वो सचेत हुई, सचेत होने का मतलब है वापस होश आना, है ना। बेहोशी से जब वो होश में आई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। भाई रात का 11 बज रहा था तो कोई आवाज़ कैसे सुनाई देगी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी करके सो गए। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट हो गई कि भाई अब तो सब लोग खा पी करके सो गए, सब मुझे भूल गए, तो अब मेरा क्या ही होगा। ग्लानि से गला भर भर आता था। उन्हें बार बार में गिल्टी फीलिंग भी हो रही थी, ग्लानि हो रही थी कि क्यों उन्होंने मतलब रेंगते हुए जा कर के कड़ाही के पास में चली गई थी, क्यों फिर वो मेहमानों की पंक्तियों के पास चली गई। उनको पेशेंस रखना चाहिए था तो शायद बुद्धिराम और उसकी वाइफ उनको ये पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन फिर भी उन्हें डर था कि भाई मेहमान आए हुए हैं, तो इस डर से वो रो भी नहीं रही थी। ऐसी अजीब स्थिति थी काकी की। सहसा अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। वो झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, ऐसे अगल बगल में हाथ डाल करके छू करके देखा कि भाई वो लाडली ही तो है, और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल करके दी। काकी ने पूछा कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? तो लाडली ने कहा कि नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। अब बस काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। मैंने कहा ना आपको कि बूढ़े लोगों का भी मन बच्चों के जैसा होता है, और काकी के दिन भर में उनके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही थी पूड़ी खाने को लेकर के, ये हम लोगों ने सुना है, पढ़ा ही है। और रात के 11 बजे जब लाडली पूड़ियाँ लेकर के आई तो काकी से रहा नहीं गया और वो पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। पिटारी का मतलब है छोटा सा डब्बा जिसमें वो पूड़ियाँ लेकर के आई होगी, है ना। लाडली ने पूछा, क्या पूछा कि काकी पेट भर गया? अब जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह से थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था, है ना, बढ़ा दिया था। यहाँ पर यह है ना कि भाई जाड़े के दिनों में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो थोड़ी सी गर्माहट सी महसूस होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा लगता है, जाड़ा कम लगता है। तो वही बात है कि काकी के मन में तो खूब सारी पूड़ी कचौड़ी सब्जी खीर खाने का मन था। अब उसमें उतनी तो नहीं मिली, थोड़ी सी जो ये बच्ची अपने हिस्से का लेकर के आई है, ये जब उन्होंने खाया तो उनके मन में खाने की भूख बढ़ गई। क्षुधा का मतलब होता है भूख, तो ये भूख और बढ़ गई और खाने का मन उनको होने लगा। लेकिन अब क्या हो, लाडली के पास में तो उतना ही था, वो छोटी बच्ची थी, वो अपने हिस्से का लेकर के आई थी जितना था। तो काकी बोलती हैं कि नहीं बेटी, अभी मेरा पेट नहीं भरा, जा कर के अम्मा से और मांग लाओ। तो लाडली ने कहा कि अम्मा तो सो गई हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी, अब क्या किया जाए। काकी ने पिटारी को, उस डब्बे को फिर से खूब टटोला। उसमें थोड़े बहुत टुकड़े गिरे होंगे, उसमें कुछ खिड़चन गिरे हुए थे, उन्हें निकाल करके खा गईं और बार बार होंठ चाटती थीं, चटकारे मारती थीं, है ना। मतलब उनका मन नहीं भरा था और भी खाने का मन हो रहा था। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, है ना। फिर से अब काकी का मन उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। वो रोक नहीं पाई अपने आप को, है ना। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका ख्याल भी उनके मन से चला गया। तो मतलब अब गलती होने की संभावना है, डर है। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़ करके वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठ करके खाना खाया है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई लाडली ने जब अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी को खिलाईं, काकी को बड़ा अच्छा लगा, उनका न पेट भरा न मन भरा और खाने का मन हो आया, और इतना ज़्यादा मन हो रहा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अब देखो उन्होंने कहा है
लाडली से कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठ करके खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। अभी इस बात का क्या मतलब है, लाडली वो बच्ची ही तो थी, वो नहीं समझ पाई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जा कर के जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। मतलब जहाँ पर मेहमानों ने बैठ कर के खाया था और उनके जूठे पत्तल रखे हुए थे। तो जूठे पत्तल तो जूठे होते ही हैं, उसमें जितने लोगों ने खाया किसी की एक दो पूड़ी बची होगी, किसी की थोड़ी सब्जी बची होगी, किसी का थोड़ा सा दही, थोड़ा खीर, ये चीज़ें बची रही होंगी। जूठे पत्तल ऐसे ही तो होते हैं खाने के बाद। अब काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन करके खाने लगी। ओहो हो। और काकी के मन में क्या हो रहा है, आहा, वो खुश हो रही थी कि दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता और कितनी मुलायम। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी, काकी की स्थिति एकदम बुद्धिहीन भी वाली तो है। बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। कदापि, कभी नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए था ना काकी को। भले पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, जूठे पत्तल नहीं खाने चाहिए थे, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं था। फिर भी वो सोच रही हैं कि मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा रोग का ऐसा अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। और बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थीं। स्वादेंद्रियाँ का मतलब है जीव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे कि तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है लालसा, है ना, इच्छा, ऐसी वाली इच्छा जो आप कंट्रोल ना कर सको। स्ट्रॉन्ग डिजायर, जहाँ पर मन का कंट्रोल ना रहे। तो यही है काकी के मन में कि एक तो बुढ़ापा, और उसमें बुढ़ापे में जिस चीज़ की लालसा जग जाए कि ये चीज़ चाहिए, तो फिर तो उस समय उनके मन में एक ही लक्ष्य होता है कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। वैसे ही जैसे बच्चों के मन में होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। और अब इस बुढ़ापे में बूढ़ी काकी में उनके लिए लालसा का, इच्छा का एक ही केंद्र था, स्वादेंद्रियाँ, कि खाने की चीज़ें, स्वादिष्ट खाने की चीज़ें। और इनकी खाने की ये जो इच्छा थी, इसका केंद्र क्या है, जीव। मतलब चाहे जैसे भी रहना हो रह लेंगे, लेकिन खाने की चीज़ें मिलें, अच्छी खाने को मिले। तो ये चीज़ें हो रही थी, ये सारी बातें सोच रही थी काकी, और काकी जूठे पत्तल चाट रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि अरे लाडली मेरे पास में नहीं है। वह चौंकी और चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि भाई मेरी बिटिया कहाँ है, कहाँ है, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पा कर के वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा करके खा रही हैं। ये देखा रूपा ने, बुद्धिराम की वाइफ ने। तो अब आपको क्या लगता है कि रूपा के मन में गुस्सा आएगा या रूपा के मन में ग्लानि आएगी, रूपा के मन में बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति की बात आएगी, क्या होगा? अभी देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो ये सिनेरियो देख करके कि बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा करके खा रही है, रूपा का हृदय सन्न रह गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं भाई, कि घर में इतना बड़ा उत्सव हुआ, आयोजन हुआ, तिलक की पार्टी रखी गई, गांव के सब लोगों ने भरपेट खाया, घर के लोगों ने, असिस्टेंट्स ने, सब ने खाया, लेकिन घर में एक सदस्य बूढ़ी काकी को वो खाने को नहीं मिला। अब भाई बूढ़ी काकी कितना खाती हैं, 10-12 पूड़ियाँ खाती, एक एक मेहमान तो कितनी सारी पूड़ियाँ खा जाते होंगे। तो हृदय कांप उठने की बात है। इसका मतलब ये है कि रूपा के मन में ग्लानि की भावना हो रही है, उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती, अपना पश्चाताप की भावना हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था उसके मन में कि मानो जमीन थम गई, आसमान चक्कर खा रहा है कि अरे
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया, कितना बड़ा अधर्म हो गया मेरे से। उसे लग रहा था कि संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, है ना। इस तरह की बातें हो रही थी रूपा के मन में कि ज़मीन थम गई, आसमान चक्कर खा रहा है कि अरे बाप रे कितना बड़ा धर्म हो गया, पाप हो गया। लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया, शोक की बात थी, है ना, दुख की बात थी उसके मन में। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई कि अरे मुझसे कितनी गलती हो गई, उसे डर लग रहा था। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, कौन सा अधर्म? घर में बूढ़ी काकी को खाना न देने का पाप। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठा करके कहा, हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ना कि कैसा फील हो रहा है अभी रूपा को। उसके मन में पश्चाताप की भावना आ रही है कि कितनी बड़ी गलती हो गई। तो वो कहती है कि हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो रूपा को लग रहा था कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती तो हो ही गई थी, और उसे लग रहा था कि भगवान जो सब कुछ देख रहे होते हैं, है ना, जो असली न्याय करता है पाप के पुण्य के, सदकर्मों के बुरे कर्मों के, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि हम लोगों ने घर में एक बुजुर्ग के साथ क्या किया है, और इसकी वजह से वो जूठे पत्तल से खाना खा रही हैं, तो भगवान तो इसकी सज़ा देंगे। ये डर हो रहा था रूपा के मन में। तो रूपा की स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। स्वार्थपरता, स्वार्थपरता की बात का मतलब है अपनी भलाई की सोच, सिर्फ अपने बारे में सोचना। यहाँ पर भी रूपा यही तो सोच रही है कि भाई उससे गलती हो गई है, तो इस गलती की सज़ा, इस पाप की सज़ा भगवान उसे ना दे, उसके परिवार को ना दे, है ना। वह सोचने लगी कि हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, दुर्गति का मतलब है इतना बुरा हाल, और मेरे कारण हे दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। तो हम लोग देख रहे हैं कि रूपा के मन में गिल्टी फीलिंग हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, उसे लग रहा है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है, उसने बूढ़ी काकी के साथ में ऐसा क्यों किया, है ना। और साथ में वो ये भी कह रही है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, इसी बूढ़ी काकी की संपत्ति से साल भर में 200 रुपया, उस समय का 200 रुपया कम से कम आज के समय का 2 लाख रुपीज़ कह लो पर एनम हर साल। तो वो ये कह रही है कि भाई कि जिसकी संपत्ति से मुझे इतनी इनकम होती है, उस बूढ़ी काकी की इतनी बड़ी दुर्गति मेरे हाथों हुई है, हे दयामय भगवान मुझे माफ़ करो, क्षमा करो। अब क्या हुआ कि रूपा ने दिया जलाया, रोशनी की, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारे भोजन सजा लिए और बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध मतलब ऐसे कि जब गले से आवाज़ ना निकले, है ना, इतनी भाव विभोर हो गई थी, गले से आवाज़ ना निकले, रो रही होगी। और जाकर के काकी से कहा कि काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरे अपराध क्षमा कर दें। ऐसा किया रूपा ने। एक थाली में खूब सारा खाना सजा करके वो बूढ़ी काकी के पास ले गई और कहा कि मुझे माफ़ कर दो मेरी गलती के लिए। तो भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पा करके, टॉफ़ी खा करके मार और तिरस्कार सब कुछ भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी सब कुछ भुला करके बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।
सदिच्छाएं का मतलब है गुड विशेज, दुआएं, है ना, दुआएं, वो दुआएं दे रही थी काकी। और रूपा इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। रूपा को लग रहा होगा कि अरे कितना हेवनली मोमेंट है कि एक बूढ़ी महिला कितनी खुशी से खाना खा रही हैं, है ना। तो स्टूडेंट, इसके साथ में ही ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस स्टोरी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो मेरे फेवरेट साहित्यकार हैं। उन्होंने खूब सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, और उसमें से ही एक बड़ी पॉपुलर कहानी है बूढ़ी काकी, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक ग्रामीण परिवेश में, और मैं ग्रामीण परिवेश की बात क्यों करूं, शहरी परिवेश में भी घर में जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है। अक्सर उन्हें इसी तरह का जीवन देखना झेलना होता है, जैसा कि बूढ़ी काकी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा होता है कि लोग घर के बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, परिवार से अलग ही कर देते हैं एक तरह से, न कोई इमोशनल अटैचमेंट, न कोई फिजिकल अटैचमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके घर में अगर बुजुर्ग हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, या इस तरह से कोई बूढ़ी काकी, कोई बूढ़ा फैमिली मेम्बर हो, तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चे बड़ों की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन बच्चे बड़ों के व्यवहार को ठीक रखने में, बैलेंस करने में, संतुलन करने में मदद कर सकते हैं। वो जता सकते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग अभी बच्चे हैं, जैसे आप अभी बड़े हो गए हो, बच्चे भी एक दिन बूढ़े होंगे, बड़े भी एक दिन बूढ़े होंगे, सबको एक दिन बूढ़ा होना ही होना है। तो बूढ़े लोगों के साथ में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, आदर का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सबको एक दिन बूढ़ा होना है। मैं ये बात लिख दूं क्या? लिखता हूँ। सबको एक दिन बूढ़ा होना है। तो बूढ़े लोगों का के प्रति आदर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने आपका काफ़ी समय लिया, ये कहानी थोड़ी लंबी थी और मैंने इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे सामने में कोई स्टूडेंट बैठा हो, तो अगर मैं उसे ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ तो कैसे एक्सप्लेन करता हूँ कहानियाँ, कविताएँ। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स वंस अगेन। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने में अगर आनंद आया हो, कोई सीख मिली हो तो लाइक करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, है ना। न्यू एज कोचिंग। तो अभी भी अगर आपकी किताब का कोई चैप्टर स्कूल में मिस हो गया हो और आपकी इच्छा हो कि कोई टीचर इसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा दे जैसे कि स्कूल में या ट्यूशन में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं थोड़ा टाइम निकाल करके आपके लिए उस चैप्टर को इसी तरीके से लाइन बाय लाइन ट्यूशन स्टाइल में एक्सप्लेन करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।